बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की आर्थिक उपलब्धियां और उनके सामाजिक जीवन की विशेषताएं, धार्मिक जीवन की उपलब्धियां, उनके कृषि कार्य, उद्योग व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, इनके अंतर्गत उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की थी, इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों की उन्नत कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के प्रमाण मिले। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की उन्नत यानी उस समय जो थी वो उन्नत कृषि व्यवस्था थी, पशुपालन था, नए उद्योग धंधे थे, आंतरिक यानी कि उस समय व्यापार जो था वो आंतरिक भी था और बाह्य था, इसके प्रमाण भी मिले। नवीन साक्ष्य से संकेत मिले कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी प्रचलित थे। इससे इसका मतलब क्या है? घोड़े से प्रचलित थे, इसका मतलब है कि व्यापार जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही था। तो घोड़े से भी प्रचलित थे, घोड़े से प्रचलित है तो इसके अवशेष, घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष दो जगहों से मिले हैं। सबसे पहला आप नाम देखिए, सुरकोटड़ा, और दूसरा है रणघुंडई। ठीक है, ध्यान रखना है कि घोड़े के अवशेष, घोड़े से ये परिचित थे तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? दो जगहों से मिले, सुरकोटड़ा व रणघुंडई से। इसके मामले में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है S.R. राव। क्या नाम है? S.R. राव। S.R. राव ने कहा है कि अनुसार रंगपुर और लोथल दोनों ही गुजरात में आते हैं। रंगपुर और लोथल, यहाँ से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, यानी उस समय के लोग वास्तव में घोड़े से परिचित थे और घोड़े की मिट्टियाँ, उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। तो रंगपुर और लोथल से तो घोड़े की मिट्टियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, और घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा और रणघुंडई से मिले हैं। फिर एक और है इतिहासकार डॉक्टर V.S. वाकणकर। डॉक्टर V.S. वाकणकर ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, वाकणकर का कहना है कि घोड़े की अस्थियां मिली है सरस्वती नदी के किनारे के स्थित, और ये सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान ऐसा हुआ है कि इस नदी के किनारे पर अनेक स्थानों पर घोड़े की अस्थियां मिली। यानी कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि व्यापार के अंतर्गत घोड़ा जो है एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभा रहा है। फिर देखिए, उन्नत कृषि कार्य, अनेक स्थानों से प्राप्त विशाल अन्नागार संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। यानी अनेक स्थानों पर विशाल अन्न आगार मिले हैं। धान की कोठरियाँ जो होती है ना, वो विशाल आगार उनको बोला गया है अन्नागार। अन्न रखने के लिए बड़े बड़े बना रखे हैं। इससे पता चलता है कि अन्न जो है वो उसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। उत्पादन से ही महानगरीय व्यवस्था का विकास हुआ। अगर उत्पादन अच्छा है तो जो कृषि की जो पैदावार है वो बाहर भेजी जाती है, महानगरों में इसकी व्यवस्था हुई है, तो इसका विकास हुआ है। मुख्य उत्पादन किस किस चीज़ का होता है कृषि में? आइए देखिए, गेहूँ, जौ, मोटे आटे में ज्वार, दाल आदि का उत्पादन, दाल, रागी, सांबा आदि का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूँ, जौ, मोटे अनाज, इनमें ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, इनका उत्पादन कृषि के अंतर्गत होता था और ये बाहर भी जाता था। उत्पादन, उपज जो है बाहर भी भेजी जाती थी। इस वजह से यहाँ पर जो है महानगरीय व्यवस्था का विकास भी हुआ है। ठीक है, कपास, खजूर, तिल और चावल का उत्पादन होता था यहाँ पे। कपास, खजूर, तिल और चावल का उत्पादन होता था। जुताई के लिए ये लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। कृषि में जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। फिर है आपका प्राक हड़प्पा कालीन, कालीबंगा से आड़ी और तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला। प्राक हड़प्पा कालीन, कालीबंगा का नाम आपको पता ही है, हनुमानगढ़ जिले में आता है। काले रंग की चूड़ियाँ हैं और इसकी एक विशेषता यही है कि यहाँ जुते हुए खेत मिले। हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आड़ी और तिरछी। ठीक है, आड़ी और तिरछी रेखाओं से जुता हुआ खेत यहाँ पर कालीबंगा में
मिला। इससे ये पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दोहरी फसल उगाई जाती थी। तो दोहरी फसल का संकेत देता है ये। फसल कटाई तांबे के हाशिए और पत्थर के फलक से की जाती थी और लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। तांबे के हाशिए और पत्थर के फलक का इस्तेमाल किया जाता था फसल कटाई के लिए, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा हुआ होता था। हाशिया देखा होगा आपने, कुछ इस प्रकार की आकृति रहती है। तो ये लकड़ी, ये जो हाशिया है ये लकड़ी का हत्था बना हुआ रहता है इसमें। इस प्रकार तांबे के हाशिए व पत्थर के फलक से की जाती थी, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। तो उन्नत कृषि व्यवस्था थी सिंधु नदी घाटी सभ्यता के तहत। फिर आप देखिए उद्योग व्यवस्था। यहाँ से उत्खनन में दो चीज़ें मिली हैं। तांबे से निर्मित, तांबा और कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ मिली है। यानी तांबे का और कांसे का दोनों का प्रचलन था। तांबे व कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ यहाँ पर मिली। ताम्र उपकरणों में, अब तांबे से निर्मित, तांबा था तो तांबे से ही उपकरण बने होंगे। तो तांबे से क्या क्या उपकरण बने हैं आप देखिए। मछली पकड़ने के लिए के कांटे, आरिया, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र यानी भाले के आगे वाला हिस्सा, बर्तन, ये सब तांबे के बनते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पर है कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति। वही जो मोहनजोदड़ो में मिली है, कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो में मिली। बेल, कुत्ते, पक्षियों की कलाकृतियाँ भी यहाँ मिली और धातु उद्योग यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में विकसित था। ठीक है। फिर देखिए आप मिट्टी के बर्तन बनाने की, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से ये लोग परिचित थे। ये यहाँ पर जो है एक विशेष रूप से उद्योग कौन सा था, मणके का उद्योग। मोती माणक जो होते हैं ना, तो मणके बनाने का उद्योग जो है वहाँ पर विकसित था। इनसे बने आभूषण इस सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उसके अलावा आप देखिए दो जगह आपको, लोथल और चहुंदड़ो। लोथल आपका गुजरात है और चहुंदड़ो से कारखाने मिले हैं, मणके के कारखाने, मणके बनाने के कारखाने। ठीक है। ये जो दो जगह आपने पढ़ी है, लोथल और चहुंदड़ो, यहाँ कारखाने हैं। और इन कारखानों में क्या काम होता है, इन कारखानों में काम होता है मनके, सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, शेल खड़ी, कीमती पत्थर, सीप, शंख आदि के बनाए जाते थे। ये मनके जो है वो सोने के, चांदी के, तांबे के, पीली मिट्टी के मनके, शेल खड़ी के मनके, कीमती पत्थर के मनके, सीप, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे ये मनके। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ है, लोथल और चहुंदड़ो में। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली है सिंधु सभ्यता से। ठीक है, 2500 मोहरें मिली है, जो अधिकांशतः किसकी बनी हुई है, जो अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी है। सेल खड़ी क्या होती है, चूना, तो चूने की बनी हुई थी। सेल खड़ी से अधिकांश मोहरें, 2500 मोहरें यहाँ पर मिली है जो सेल खड़ी से बनी थी। इन मोहरों की खास बात क्या है कि इन पर पशुओं की आकृति मिली है। पशु कौन से, एक सींग का पशु, जैसे गेंडा, बाघ, हाथी, सांड, गेंडा आ गए नाम। इन पर पशुओं पर, इन मोहरों पर पशुओं की आकृतियाँ थी, एक सींग का पशु, बाघ, हाथी, सांड और गेंडा, ये आकृतियाँ इन मोहरों पर बनाई जाती थी। उसके अलावा पेड़ पौधे, मानव की आकृति भी आदि का भी चित्र है, जो हम उस समय मानव गतिविधियों और धर्म का संकेत देती है। इस समय वस्त्र उद्योग भी उन्नत था, जैसे कपास की खेती और वस्त्रों के यहाँ प्रमाण मिले हैं। कताई बुनाई की तकलियाँ और तकवे भी यहाँ मिले हैं। कताई बुनाई की तकलियों की मशीन आती है, तकवे आते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी और वस्त्र उद्योग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में उन्नत था। इसके बाद आप देखिए व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य की स्थिति भी देख लीजिए। इस समय आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। ताम्र, खनिज, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री, पात्र, आभूषण आदि का व्यापार होता था। संभवतया तांबा जो है वो राजस्थान के गणेश्वर से मिला। ठीक है, गणेश्वर आपका कहाँ आता है, गणेश्वर आपका सीकर के पास। ठीक है, उसके बाद सोना मैसूर से, सोना आपका मैसूर जिसको हम कर्नाटक कहते हैं। चांदी आपकी ईरान से आ रही है, अफ़गानिस्तान से आ रही है चांदी।
मणकों के लिए कीमती पत्थर, मणके बनाने के लिए कीमती पत्थर कहाँ से आ रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहा है, तो ये मंगाए जाते थे। ठीक है। तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से, और मणकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। तो व्यापार बहुत अच्छी अवस्था में था। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे, आपको पता ही है मेसोपोटामिया से इनके व्यापारिक संबंध है, और इसकी जानकारी मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से प्राप्त होती है। सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एक अभिलेख में पता चला कि वहाँ सिंधु वासियों को मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा व्यापारी से संबंधित ही शब्द है। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग, मेसोपोटामिया इराक को भी कहते हैं अपन, इराक का ही नाम है वैसे तो, एक जगह है ये। और मेसोपोटामिया के जो नगर है, छोटे मोटे नगर, उन नगरों से सिंधु घाटी सभ्यता की 24 मोहरें मिली है। कितनी? इससे पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो सामान है, जो माल है, वो कहाँ जा रहा है? मेसोपोटामिया जा रहा है, और मेसोपोटामिया में ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छा और उन्नत अवस्था में, इनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे मेसोपोटामिया के। तो 24 मोहरें मिली हैं यहाँ से सिंधु सरस्वती सभ्यता की। लोथल गुजरात, लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी मोहरें जो है लोथल में जो मोहर मिली है गोलाकार आकृति की, ऐसी मोहरें बहरीन द्वीप, फारस की साड़ी, ये साड़ी नहीं है, ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी मेसोपोटामिया के उपनगर से मिली है ऐसी मोहरें। व्यापार के लिए वस्तुओं के विनिमय और माप तोल एक निश्चित अव्यवस्था थी। प्राप्त अवशेषों के आधार पर यानी विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान होता था। माप तोल की प्रणाली थी। बाट के आकार जो थे वो घनाकार और गोलाकार थे। ठीक है, बाट के आकार कैसे थे? गोलाकार आकृति में थे, जैसे आप जानते ही हैं 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, और उसके अलावा घनाकार आकृति में थे। ये चार्ट जो है ये चर्ट जैसार और अग्रेट के बने होते थे। बाट की बात हो रही है। बाट जो है वो चर्ट जैसार और अगेट के बने होते थे। बाद एक श्रृंखला में बढ़ते क्रम में ये 1, 2, 4, 8, 16 और 32 और 64 इनका आकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपने ये पढ़ा है कि किस प्रकार यहाँ की आर्थिक उपलब्धियाँ कैसी रही है। आर्थिक उपलब्धियों के बारे में आपने जानकारी हासिल की। फिर आप देख लीजिए सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। अब सिंधु वासियों की सामाजिक जीवन कैसा था, इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, कौन कौन से वर्ग है? कर्मचारी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग था। शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी ये लोग कहाँ रहते थे? तो शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी तो रहते थे गढ़ी में, गढ़ी मतलब किला, और अन्य वर्ग के लोग रहते थे नगर के भाग में। तो कुछ किले जो हैं, दुर्ग जो है वो नगर से थोड़ा ऊंचाई की ओर है, और नगर जो है वो समतल सपाट मैदान की ओर है। तो दो प्रकार से ये लोग निवास कर रहे हैं। समाज में छोटी इकाई जो है, आप जानते ही हैं आज भी वही है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही है। मातृ देवी की मिट्टियों से प्राप्त मूर्तियों से, मातृ देवी की मिट्टी से प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार में मातृ सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। वहाँ पर नारी का महत्व था और परिवार में जो था माता ही सब कुछ थी, मातृ सत्तात्मक था। आप जानते हैं कि पहले पितृ सत्तात्मक था, पिता को महत्व दिया जाता था, लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सभ्यता के दौरान मातृ सत्ता का पता चला है, माता को सम्मान दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मातृ देवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियाँ मिली हैं। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ के स्त्री और पुरुषों को आभूषण प्रेमी थे। मनकों द्वारा यहाँ के आभूषण काफ़ी प्रसिद्ध है। मनकों द्वारा जो आभूषण बनते थे वो उनको पहनते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र सिंधु घाटी सभ्यताओं की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण है।
संगीत और आखेट के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब एक मुद्रा मिली है, सिक्का मिला है जिस पर ढोलक बना हुआ है। इससे पता चलता है कि इनको वाद्य यंत्रों का भी बहुत अच्छा, वाद्य यंत्रों में भी इनको काफ़ी अच्छी मात्रा में, कला के क्षेत्र में इनको रुचि रही है। उसके अलावा शिकार और संगीत का भी इनको शौक रहा है। तो इन सब चीज़ों के प्रमाण मिले। फिर इसके बाद ये आपकी सामाजिक जीवन की विशेषता हो गई। अब आप धार्मिक जीवन भी देख लीजिए। धार्मिक जीवन की उपलब्धि, वृक्ष, जल, पशु पूजा। वृक्ष, जल और पशु पूजा के बारे में हम देख रहे हैं। वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा का इस समय प्रचलन रहा है। मतलब इन्होंने वृक्षों को देवता माना है, जैसे हम भी आज मानते ही हैं। पीपल की पूजा करते हैं हम लोग, और बरगद को भी हम एक महत्वपूर्ण परिवार के वृक्षों में सबसे बड़ा मानते हैं। ठीक है। और उसके अलावा पीपल के अलावा भी हम घर में नीम वगैरह सब उगाते ही हैं। और भी कई वृक्ष हैं जो औषधियों की नज़र में भी हम इनको सम्मान करते ही हैं। तो वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा का महत्व प्रचलन था। एक मोहर जो थी, एक मोहर में देवता को 2 पीपल के वृक्षों के बीच दिखाया गया। एक मोहर बनाई गई और उसमें 2 पीपल के वृक्ष हैं, 2 पीपल के वृक्षों के बीच देवता। तो वृक्षों में देवता को माना गया है। ठीक है। 7 मानव आकृतियाँ उसकी पूजा कर रही हैं। कितनी? 7 मानव आकृतियाँ उसकी पूजा कर रही है वृक्ष की। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। माता को सम्मान, इसलिए माता की मृण मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ पे। ठीक है। पशुपतिनाथ की कल्पना करना। पशुपतिनाथ भगवान महादेव है, और इनकी पशुपतिनाथ की खास बात यह है कि इनके 3 मुख होते हैं। 3 क्या 4 मुख होते हैं, 3 दिखते हैं और एक नहीं दिखता। ठीक है। वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग, परंपरा आदि की ये प्रमुख विशेषता है, जो आज भी हमारे जीवन में भी ये सब देखने को मिलती है। ठीक है। क्या क्या? वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप वगैरह करना, यज्ञ करना, ये सब उस समय धार्मिक जीवन था, उपलब्धियाँ थी। और ये सब चीज़ें आज हम हमारे जीवन में भी ये देखने को मिलती है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आई है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है। संभवतः ये पृथ्वी माता के रूप में है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति मिली है और उस मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो ये पृथ्वी, संभवतः ये पृथ्वी माता का रूप है। ये पृथ्वी क्या है? माता का रूप। सिंधु घाटी सभ्यता के से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष आकृति, एक मुहर और बनाई है इन्होंने, जिसमें पुरुष आकृति पद्मासन करके बैठी है। आलती पालती बना करके बैठे हैं, उसको कहते हैं पद्मासन। इसके एक तरफ तो हाथी है, मतलब एक पुरुष जो है वो पद्मासन करके बैठा है। मोहर पर बनाई है आकृति, पुरुष पद्मासन करके बैठा है। उसके एक तरफ हाथी है और बाघ है, और दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा है, नीचे हिरण है एक। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर प्राप्त हुई जिसमें एक पुरुष जो है वो पद्मासन में बैठा है, दोनों पैर को सही करके। उसके एक तरफ हाथी और बाघ है, मोहर पर बना रखे हैं हाथी और बाघ। तो दूसरी तरफ नीचे भैंसा और गेंडा, और नीचे जो है हिरण बना रखा है। ऐसी एक और मोहर मिली है। मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति, योगी मुद्रा योग करते हुए, योगी मुद्रा में व्यक्ति की त्रिमुखी और त्रिशृंगी आकृति दिखी है। योग करते हुए त्रिमुखी और त्रिशृंगी आकृति दिखी। साथ ही उसको नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया, नाग द्वारा। तो ये मोहरों पर विभिन्न आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय मानव को कितनी चीज़ों का ज्ञान रहा है, और ये चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए आप, तप योग और तप योग व यज्ञ, तप योग व यज्ञ, तप योग और यज्ञ। तप योग यज्ञ के बारे में क्या है देखिए आप, कालीबंगा हनुमानगढ़, बनावली राखीगढ़ी, ठीक है, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। यहाँ पर खुदाई हुई थी। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ये हनुमानगढ़, ये कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ में है, राखीगढ़ी और लोथल आपका गुजरात में है, हरियाणा में राखीगढ़ी है। खुदाई में अग्नि कुंड और अग्नि वेदियाँ मिली हैं। यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर अग्नि वेदियाँ और अग्नि कुंड मिले, यानी इससे पता चलता है यहाँ पर यज्ञ होते थे। पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति मिली है। एक पुरुष जो पद्मासन की आकृति में बैठा है और वो योगेश्वर की मूर्ति है।
योग करते हुए बताया गया है कि मानव उस समय योग भी करता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न योगासन मुद्रा में मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक सींग वाले वृषभ, वृषभ किसको कहते हैं? बैल को। तो एक सींग वाले बैल का भी काफ़ी चित्रण मिलता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में मैंने आपको चित्र दिखाए थे, अगर आपको याद हो तो। एक कुबड़दार बैल की चित्र दिखाया, बिना कुबड़दार वाला बैल भी मिला है, कुबड़ वाला और बिना कुबड़ वाला, बाघ, हाथी आदि के चित्रण भी यहाँ पर मिले हैं। बाद में पशु की देव के रूप में पूजा होने लग गई। ठीक है, विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता और स्नान ध्यान की पवित्रता या परंपरा का प्रतीक रहा, क्योंकि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे पता चलता है कि वहाँ स्नानघर बहुत बड़े थे और वहाँ जल की पवित्रता थी, प्लस नहा करके यानी स्नान करके और ध्यान करने की, योग करने की परंपरा भी सिंधु सरस्वती सभ्यता में देखने को मिली है। ठीक है, समझ में आया?